नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। हालांकि आज आप एक बड़ा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी हैं, जो इन्वेस्टिंग माइंड के नाम से अपना चैनल चलाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी भी हैं, जिनके वीडियो को आप कभी कभी उनके ऑफिशियल चैनल शरद कोहली ऑफिशियल पर भी देखते हैं। तो आज हमने एक पहल की और इसके लिए शरद जी और उत्पल जी से अनुरोध किया कि एक वीडियो ऐसा जिसमें दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं और वो तीनों चैनल्स पर दिखाई दे, ताकि जो एक कहावत है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो कोशिश की कि एक वीडियो जिसमें तमाम सवाल जवाब हो, बातचीत हो, वो वीडियो तीनों ही चैनल्स पर, यानी द स्वतंत्र पर, इनोवेट इन्वेस्टिंग माइंड पर और शरद कोहली ऑफिशियल पर आपको दिखाई दें। शरद जी, उत्पल जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और उत्पल जी को बहुत बहुत अभिवादन। और बड़ी खुशी है मुझे, आज एक ही स्क्रीन पे तीन लोग दिख रहे हैं, बजाय नॉर्मली आपके स्क्रीन पे दो लोग दिखते हैं, आज तीन लोग दिख रहे हैं। जी। और मुझे मुझे छोड़ के बाकी दोनों ही लोग महान हैं, और मेरा मेरा सौभाग्य है जो आपके साथ करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और शरद जी का भी धन्यवाद। और शरद जी के चश्मे का रंग जो है बिल्कुल गोल्डन कलर का है। और हाँ। हाँ, कलर तो इससे पता लग रहा है कि सोने की बात जरूर करेंगे। और कॉलर जो है वो सिल्वर कलर का है। अरे वाह, तो बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। तो उत्पल जी, सोने और चांदी से ही शुरू की जाए बातचीत। शरद जी, क्या पिछले दिनों से जो ये कहा जा रहा है कि इस बार सोने और चांदी पर जो ऐसा ब्रेक लगा कि जो इन्वेस्टर थे उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, बाजार से भी उसे रिटर्न नहीं मिल रहा था, गोल्ड से भी रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो अब उसके सामने क्या कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा? कब तक ये रहने की उम्मीद है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि अब जो टारगेट रिवीजन भी करने शुरू कर दिए हैं, जेपी मॉर्गन अब 4500 की बात करने लगा है, जो पहले 5500 6000 की बात साल के अंत में किया करते थे। पहले मैं आपकी बाद वाली बात पे कमेंट करूं। हम्म। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात बोली थी, और शायद उत्पल जी भी इस बात से सहमत होंगे हम्म। कि अगर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस जैसी संस्थाएं अगर गिरगिट की तरह रंग बदलेंगी, हम्म। तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? हम्म। अगर अगर आपने जब जैसा मौसम हुआ वैसा वैसे चल दिए, भाई इतनी बड़ी संस्था की तो जिम्मेवारी होती है कि आप कुछ ऐसा बताएं जो कि आम आदमी नहीं देख पा रहा है। तो मुझे भी पता है, अगर सोना $4000 आ गया, तो हाँ। भाई मैंने पहले $6000 का एस्टिमेट दिया हुआ था, तो मैं घटा के उसको उसको $5000 कर दूंगा, $4800 कर दूंगा। तो ये तो कोई कद्दू में तीर मारना नहीं हुआ। क्षमा हम्म। मांगूंगा उन बड़ी जी। संस्थाओं से जिनके बारे में मैं ये कह रहा हूं। पर मुझे मुझे लोग कहेंगे भाई बड़ी संस्था क्या हुई। खैर चलिए, ये तो आपकी दूसरी वाली बात रही। अब मैं पहली वाली बात पर आता हूं। मुझे लग रहा है कि एक इन्वेस्टर की जो लाइफ साइकिल होती है, इन्वेस्टर मच्योर तभी होता है अगर उसको इस प्रकार का फेस देखने को मिलता है। हम्म। जब ना स्टॉक मार्केट चल रही है, एक कदम आगे बढ़ती है, दो कदम पीछे हो जाती है, दो कदम पीछे जाती है, एक कदम आगे सरक जाती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप, अभी अभी जब आपसे हाँ। इंट्रोडक्शन हो रहा था, अभी अभी खबर आई कि फिर तेहरान में जो है एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं, और फिर एक बार अमेरिका की तरफ से बमबारी शायद की गई है। तो देखिए, ये घटना, एक तो ये घटना बहुत असाधारण है, हम्म। पहली बात तो ये नोट करें। तो जो लोग सोने चांदी के या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, किसी की नजर लग गई, ये तो अच्छा भला मामला दौड़ रहा था। तो कोई भी एसेट क्लास इस तरीके से हमेशा के लिए दौड़ता नहीं है। और उत्पल जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। हम्म। अगर एसेट क्लास खाली इसी तरह ऊपर ऊपर जाता रहे, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपना काम काज हाँ। बिजनेस छोड़ दें। यही करें ना, आज $100 लगाए, कल 150 ले लिए, कल 150 लगाए, फिर 200 ले लिए, फिर 200 लगाए, फिर 300 बना लिए, फिर 300 के 500 बना लिए, 500 के 1000 बना लिए, फिर तो यही काम करेंगे। सारे सारे के सारे लोग, सारे अपने काम धंधे, दुकानें, बिजनेस, नौकरी सब छोड़ देंगे। तो ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक साइकिल है, हालांकि एक इवेंट ड्रिवन साइकिल है। एक एक घटना चल रही है मिडिल ईस्ट में, जिसके रचयिता डोनाल्ड ट्रंप हैं, नेतन्याहू हैं, ईरान है। तो एक घटना चल रही है, उस घटना के चलते आप किसी एसेट क्लास को की तरफ से निराश हो जाएं। ये वही एसेट क्लास है जिसने आपको, मैं अगर गोल्ड सिल्वर की बात करूं, जिसने आपको 2025 में बल्ले बल्ले करके दी है, आपके वारे न्यारे किए हैं, वही एसेट क्लास है। स्टॉक मार्केट वही एसेट क्लास है जो कोविड के दौरान 7,500 7,500 पे निफ्टी खड़ा था।
आज हम 24,000 पे खड़े हैं जिन्होंने लोगों ने पैसा कमाया है। अब कुछ उसको सांस भी तो लेनी चाहिए ना, उसको सुस्ताना भी तो चाहिए ना। भाग भाग के आप भी भागेंगे अपना 1 किलोमीटर की रेस, तो आप भी बीच में आधे किलोमीटर बाद बैठ के सांस लेंगे। तो मुझे लगता है एक एक साइकिल है, एक कंसोलिडेशन की साइकिल है, एक करेक्शन की साइकिल है। और जो व्यक्ति इसमें से बिना निराश हुए निकल आएगा वही मैच्योर इन्वेस्टर बनेगा, या जो इसको झेल लेगा, अगर मैं ऐसे कहूं इसको, वो एक मैच्योर इन्वेस्टर बन के निकलेगा। तो मुझे क्योंकि मुझे 35-36 साल हो गए, उत्पल जी के भी मुझे उन्होंने भी धूप में बैठ के बाल सफेद नहीं किए, इतने चैनल्स में वो रह चुके हैं, पत्रकारिता की है, देश के जाने माने चैनल्स में रहे हैं। आप स्वयं आपने अपना जीवन का बेटर पार्ट जो है अभी तक का वो पत्रकारिता में दिया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इतने लंबे वक्त से गुजर चुके हैं, हम सब कुछ देख चुके हैं। मुझे आप सच पूछे व्यक्तिगत तौर पर, मुझे किसी भी घटना से कोई हैरानी नहीं होती। अब मैं हैरान ही नहीं होता हूँ। ऐसे तो आपने कहा तो बहुत हैरान करने वाली बात है, मुझे सवाल पूछे जाते हैं बड़े मुझे हैरानी होती नहीं है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ, और मुझे पता है, मुझे ये भी पता है, इंग्लिश में कहावत होती है दिस टू शैल पास। ये एक पासिंग फेस है, दिस विल गो अवे। कुछ समय बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा भी हुआ था। फिर आप याद हिस्ट्री में याद करेंगे, अरे वो याद है 2025 में, 2026 में एक डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, क्षमा करें मैं करते थे कह रहा हूँ, शायद उस टाइम सत्ता में ना हो, उन्होंने लड़ाई छेड़ दी थी, मार्केट गिर गई थी और मेरे गिर के बुरी तरह से पिटी थी। तो ये एक हिस्ट्री में चैप्टर चला जाएगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं, मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए, उनको शांत बैठना चाहिए। ये करेक्शन हेल्दी है, ये करेक्शन होना चाहिए। वरना अगर इस तरीके से भागेंगे तो बहुत गिर के चोट लगती है, लगी है कुछ लोगों को चोट, पर मैच्योर लोग बच निकलते हैं। जी जी उत्पल जी, आप। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी होता है वो ग्राफ की तरह होता है, जैसे आपके जीवन का चलता है, सांस चलता है, आप जो ईसीजी मशीन में देखते हैं ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरीके से बाजार है। लेकिन इस बाजार में ये हो गया कि गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाजार तीनों इस बढ़ गया, क्योंकि अगर आप देखें तो सिल्वर जो है वो 28% के आसपास 6 महीने में नेगेटिव दिया है, 10% के आसपास गोल्ड ने दिया है, 6-7% शेयर बाजार ने दिया है। ये थोड़ा मतलब लोग ये पहले कहते थे कि भाई कि गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएगा तो शेयर नीचे जाएगा, शेयर ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाएगा, जो अलग हो गया। और ये मतलब इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ऐसा होता रहता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी खरीदारी कहाँ हुई है। आपको डर कब लगता है? डर तब लगता है जब जब ग्राफ जब ऊपर बन रहा था और ऊपर आपने खरीदा, और जब तो नीचे आ गया तो आपको डर लगने लगेगा। लेकिन अगर आप नीचे खरीदेंगे, जो कहा जाता है कि खरीदारी जो है वो सबसे अहम चीज होता है कि आप खरीदारी कैसा कर रहे हैं, रिस्क रिवार्ड आपका कैसा है, जिस जगह पे खरीद रहे हैं वहां प्रॉफिट का मार्जिन आपको किस तरह से दिख रहा है, आने वाला फ्यूचर किस तरीके का है, वो बातें। अगर मान लीजिए कोई 5600 पे जाके खरीद लेगा, कि हॉकी स्टिक जो कहा जाता है कि हॉकी स्टिक बन गया, गोल्ड में भी बना, सिल्वर में भी बना, अब उस हॉकी स्टिक्स पे जाकर ऊपर पे फुनगी पे जहां हॉकी पकड़ा जाता है जो पिटाई करने के लिए, उस जगह पे जाकर आप खरीदेंगे तो आप मतलब ये होगा, ये अनुभव होगा, ये बहुत जबरदस्त अनुभव है। और ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि ऐसा है कि एक 97 में हम बता रहे हैं कि 16 जनवरी के आसपास शेयर बाजार बहुत तेज भागा था, और मैंने 14-15 लाख रुपया का शेयर खरीद लिया था, और जो है 1 लाख के प्रॉफिट में था। तो दूसरे दिन सोचा कि मैं मारुति 800 कार खरीद लूंगा, अगले दिन जो है 1 लाख माइनस पे चले गए। तो वो जीवन में होता है हर व्यक्ति का। तो यहां से आपको सबक लेने का है कि हम जब भी खरीदेंगे, रेट हम अपने शर्तों के हिसाब से खरीदेंगे, हम अपने रिस्क रिवार्ड को देखते हुए खरीदेंगे, ये नहीं कि लोभ से नहीं खरीदेंगे। जब लोभ होगा तो आप डरेंगे, और अगर डर से खरीदेंगे, डर जहां पे डर है वहां अगर खरीदेंगे तो वो आपको रिटर्न देगा। और दूसरी बात की, लोग सोचते हैं कि भाई हमें 100% हो जाए अगला। अब मान लीजिए धीरू भाई जो है, मुकेश अंबानी भी जो रिटर्न लेते हैं 14-15% ही लेते हैं, लेकिन उसके शेयर्स को खरीदने अब लोग सोचता है कि 100% रिटर्न कर ले। तो वो जो सोच आ जाता है आदमी में, वो उसको पीछे लेकर चला जाता है। इसलिए आदमी को जो कहा जाता है कि भाव भगवान होता है, तो भाव को देखकर खरीदना चाहिए, ये मेरी राय है। शरद जी, पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आया कि जून में भी एफआईआई की जो बिकवाली है वो थोड़ी उस पर ब्रेक लगा, और जुलाई में तो अब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उनकी बिकवाली कम हुई है। तो क्या अब एफआईआई की वापसी भारतीय बाजारों में होने लगी है, और क्या आईटी में जो बिकवाली का एक बड़ा एकदम आ गया था खतरा, वो थमा है? तो उससे क्या संकेत मिलते हैं? क्या अब ये पूरी तरीके से रुकता हुआ दिखाई दे रहा है?
लग रहा है थकने लगे हैं बेच बेच के। विक्रांत, ऐसा लग रहा है बहुत बेच लिया माल। रजौरी गार्डन, करोल बाग की क्या सेल लगती है जो उन्होंने सेल लगाई है। सरोजनी नगर की क्या सेल लगती होगी जो उन्होंने सेल लगाई है पिछले सितंबर 24 के बाद से। तो बिल्कुल देखिए, ये जो पैसा होता है FIIs FPIs का, ये घूमता पैसा होता है। और आपको पहले भी बताया, किसी का सगा नहीं होता, खाली मुनाफे का सगा होता है। आज यहाँ तो कल वहां, आज कोरिया, कल वियतनाम, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत आ गए, फिर कोई और मार्केट पकड़ ली। तो ये मुझे लगता है वहां इन्होंने जो प्रॉफिट बुक करना था कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो पैसा घूम घूम के भारत आ रहा है। कुछ स्लो हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, बीच बीच में किसी किसी दिन बाइंग भी अब दिखाई दे रही है। स्लो डाउन हुआ है और ज्यादा बिकवाली स्पीड पकड़ रही थी, क्योंकि भारत में क्रूड ऑयल को लेके भारतीय अर्थव्यवस्था पे काफी चिंता हो गई थी। उसकी वजह से इनको लग रहा था कि भारत की जो ग्रोथ है वो शायद क्रूड ऑयल की कीमतों की वजह से कुछ दबाव में आएगी। पर जब से अब क्रूड ऑयल के दाम थोड़े से कंट्रोल में आए हैं, हालांकि फिर थोड़े बड़े थे, फिर घटे, 78 79 हुए, अब फिर 75 76 हैं, तो उससे इनकी थोड़ी सी चिंता दूर हुई है। और भारत में जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, उसको लेके इनका विश्वास बढ़ता है कि भारतीय। और दूसरी बात, 26,370 हम देखें निफ्टी, आज हम 24 साढ़े 24 के बीच में खड़े हैं। वहां से हम लगभग 2000 पॉइंट की हमने करेक्शन भी देखी है। तो अब इनको लग रहा है, और बहुत सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन सब अट्रैक्टिव आ चुके हैं, PE रेशियो रैशनल हो चुकी है, उतनी नहीं है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो इनको लग रहा है अब फिर भाई बाइंग का मौका। ये तो पैसे के यार है विक्रांत जी, ये तो इनको मतलब पैसे से है, मुनाफे से है। जहां मुनाफा दिखा वहीं चल दिए, ठीक है। तो जहां जहां इनको मौका दिखा वहां पर चल दिए। मैं उत्पल जी के पीछे पूल और बिलियर्ड्स का मैं खुद भी प्लेयर हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्पल जी भी पूल बिलियर्ड्स खेलते हैं, उनके पीछे देख के लग रहा है। नॉर्मली पत्रकारों को जब पीछे हरा कपड़ा दिखता है तो वो क्रोमा समझते हैं, परंतु इस बार पूल और बिलियर्ड्स है। तो मैं भी बहुत शौकीन हूँ, मुझे उम्मीद है उत्पल जी भी इस खेल को खेलते होंगे। खैर, ये तो खेल की बात रही। पर FIIs आपको कभी भी ज्यादा टाइम के लिए नदारद होते नहीं दिखाई देंगे विक्रांत, जिस पर मुझे यकीन है। और वापस आएंगे। मैंने FIIs का नाम रखा है उत्पल भाई करण, और FPI का रखा है अर्जुन। आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे जरूर। उत्पल जी तो इतना शानदार, क्या बताया जाए उनके बारे में शरद जी। वो शिफ्ट हो गए गोवा, और गोवा ही रहने लग गए। अरे वाह, तो अरे वाह, बेहतरीन मौसम का आनंद लेते हैं, सुबह शाम गोल्फ खेलते हैं। अरे वाह। आप सर भी मैं गोल्फर है, बिल्कुल मैं भी गोल्फर हूँ। डोनापोला में रहता हूँ, गवर्नर हाउस के बगल में। गवर्नर हाउस मेरे अरे घर से वाह, दिख रहा है, और अरे वाह, बहुत सामने बढ़िया। और आगे और पीछे 270 डिग्री में समुद्र है। अद्भुत अरे वाह, नजारा। तो आपका गोल्फ में कितना हैंडीकैप है, ये आज अर्थशास्त्र से हट के बात पूछते हैं, निवेश से हट के। क्योंकि मैं अभी कल भी शाम को मैं गोल्फ में था। तो मैं भी गोल्फ का बहुत रेगुलर प्लेयर हूँ। अभी कभी मौका लगा तो आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे आप अगर देख रहे हैं, जी। तो मेरे सारे गोल्फ के मोमेंटोस पड़े होते हाँ, हैं। वो मैं देख रहा हूँ सर। और बिल्कुल देख रहा हूँ। मैं बहुत रेगुलर गोल्फर हूँ। बड़ा खुशी हुई आप ये जान के, बड़ी अच्छी जगह आप बैठे हुए हैं। चलिए विक्रांत, जी, चलते हैं वापस अपने सोने चांदी और निवेश पर। उत्पल जी, तो इसमें क्या किया जाए? जो निवेशक है वो तो उसे ना बाजार रिटर्न दे रहा, ना गोल्ड सिल्वर उसे रिटर्न दे रहा। बड़ी कंफ्यूजन में। FD उसे इस समय अच्छी लगने लगी होगी। बिल्कुल देखिए, लेकिन ऐसा है कि जो शेयर बाजार जो हमारा, जो हमने कहा था, क्योंकि जब मैं खरीदता हूं तो अपना बता देता हूं अपने चैनल में। तो 30 मार्च के जी जब 19.6 PE चला गया था हमारे शेयर बाजार का, तो हमने बोला कि भाई बच्चे की जान लेगा क्या, क्योंकि जो है कोविड काल में 17.8 के आसपास गया था। तो वहां जैसे मैंने खरीदारी किया, और आज देखिए वो 10 से 12% ऊपर उछल चुका है। तो बाजार में आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे खरीदारी करना है। और जहां तक FIs की जो बात है कि FIs लौटेगा, आज सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग आकर 10% जब उछल गया है उसके बाद मार्केट में कह रहे हैं कि FIs लौटेगा। लेकिन उस समय मुझे लग रहा था कि FIs लौटेगा, क्योंकि FIs का जो पैसा घूमता है जिस जिस मार्केट में गया, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में हम पहले 20% थे जो घटकर 11% हो गए। तो 11% हो गए तो वो पैसा फिर वापस आएगा। 6 साल से पैसा नहीं आ रहा था, 7.5 लाख करोड़ का उसने 2 साल से बेच दिया, तो काफी बेच दिया था, तो वो पैसे लौट कर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो खासकर म्यूचुअल फंड वालों की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से 30,000 करोड़ रुपया हर महीने देता रहा, जो है नॉन स्टॉप, और 7 लाख करोड़ उसने बेचा, 14 लाख करोड़ जो है यहां से खरीदारी हो गई, तब मार्केट 7% गिरा। जबकि यही 2008 में 56,000 करोड़ बेचा था और 50% के आसपास मार्केट गिर गया था। तो बहुत बेहतरीन मार्केट है इस वक्त जो हमारा जो है शेयर बाजार, वो काफी जबरदस्त है।
बाकी गोल्ड सिल्वर में जो देखें तो गोल्ड सिल्वर जो है ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास घूम रहा है। अब इसके आगे क्या होगा? और जो शरद जी जो कह रहे थे, वो वाकई में जो जो रिसर्च होता है मॉर्गन या तमाम चीजें, कई बार हम आपके भी बुलेटिन बोले थे कि वाटसन से पढ़कर, हार्वर्ड से पढ़कर लोग क्या रिसर्च करते हैं, क्योंकि कभी उसका रिसर्च नहीं होता है। जब इसके पहले बोले थे कि $2800 जाएगा तो चला गया $4500, इस बार बोले $6000 तो फिर वापस आ गए $4500 पे। तो ये चीजें होती है, तो उसमें देखना होता है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको नीचे खरीदना है, नीचे खरीदे हो अगर आप तो आप फायदे में रहोगे। अगर $50 पे भी मान लीजिए खरीदा होगा किसी ने सिल्वर, वो आज फायदे में ही होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है आपका धैर्य और आप किस जगह पे खरीदते हैं। आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। पैसा तो ऐसे पड़ा हुआ है मार्केट में, माइंडसेट अगर आपका कंट्रोल रहेगा तो पैसा आपके जेब में रहेगा। और इंतजार तो करना पड़ता है इस बाजार में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बाजार है, फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं कि आपका जो है अगला सुबह बढ़कर ही मिलेगा। तो अगला सुबह जो है वो कमजोर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो होता है आगे फ्यूचर काफी ब्राइट है तमाम चीजों का, गोल्ड सिल्वर का भी है, अपने शेयर बाजार का भी है। शरद जी, जिस तरफ उत्पल जी ने जो बात कही म्यूचुअल फंड को लेकर, म्यूचुअल फंड का जो जून का डाटा आया है वो तो काफी सकारात्मक और बड़ा एकदम संतोष देने वाला है। मई के 22,900 करोड़ से बढ़ करके करीब करीब 26% बढ़ा जून में, और ये 29,000 करोड़ तक पहुंच गया। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या पॉजिटिविटी इससे दिखाई देती है? आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स की मेच्योरिटी दिखाई दे रही है कि वो लोग अब मार्केट जब करेक्ट होती है तो उसमें एक अवसर देखते हैं। और दूसरी मेच्योरिटी ये दिखाई देती है कि वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उत्पल जी ने कि अगर आज हमारे जो देसी बॉयज हैं, जो DIIs हैं, जिनको मैं उत्पल जी देसी बॉयज बोलता हूँ, अगर इन्होंने खरीदा ना होता तो आज मार्केट शायद आधी होती और 12,000 पे खड़ी होती। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने लगातार खरीदारी ना करी होती तो मार्केट हमारी मैच्योर हो रही है, मार्केट हमारी आत्मनिर्भर हो रही है। मार्केट में अब भारत का पैसा ज्यादा आ रहा है, विदेश का पैसा कम हो रहा है। हम उनकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखते रहते, कब वो खरीदेंगे तो हमारी मार्केट चढ़ेगी तब हम भी खरीदेंगे। तो वो अच्छी बात है, ये मैच्योरिंग मार्केट की पहचान है। आपको आना है, आप लीजिए, कमाइए, पर हम आपके भरोसे अब नहीं है। ये 24,000 मार्केट का जितनी बिकवाली के बाद भी होना इस बात को बताता है कि हम उनके भरोसे उनका मुंह नहीं ताकते रहते कि आप पैसा डालेंगे तो हमारी मार्केट बढ़ेगी। 30,000 करोड़ का मंथली इनटेक बहुत अच्छा हेल्दी इनटेक है, और इसमें से मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी मात्रा में SIPs हैं। तो SIP का लोगों का जारी रखना कि अपनी सैलरी, अपनी मेहनत की कमाई में से एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकाल कर मार्केट में डालना बहुत समझदारी का काम है। बस लोग एक ही गलती करते हैं, कई बार लंबे वक्त के लिए आते हैं, जल्दी निकल के चले जाते हैं। तो जितना वक्त आप सोच के आए हैं, 5 से 10 साल का आप विकल्प रखें। मार्केट में जिसने भी पैसा बनाया है उसने मार्केट में लंबा वक्त बिता के बनाया है। शॉर्ट टर्म में तो ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म में तो स्पेकुलेशन होती है, शॉर्ट टर्म में तो सट्टेबाजी होती है। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बहुत ज्यादा साथ नहीं खड़ा रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पर घाटे के चांस हो जाते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं। और स्पेकुलेशन कर रहे हैं फिर तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, 85 से 90% हो जाते हैं। तो इसलिए मार्केट में आप बने रहें। आप SIPs कर रहे हैं, बहुत समझदारी की बात है। जैसा उत्पल जी ने कहा, मैं भी उसी प्रकार आशावादी हूं कि आपको मार्केट यहाँ से आगे जाती दिखेगी। आने वाला दशक भारत का है और भारतीय मार्केट्स आपको यहाँ से चमकती हुई दिखेंगी। थोड़ा सब्र होना चाहिए, थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए। तभी मैंने SIP का नाम, उत्पल जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह मैंने उसका नाम सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान रख दिया है। मत बोलिए इसको आगे से सिस्टमैटिक, सब्र बोलिए। तो आप नाम जब बार बार एक माला ले लीजिए, उससे जप करते रहिए, सब्र इन्वेस्टमेंट, सब्र इन्वेस्टमेंट। 108 की माला करिए रोज और देखिए आप कैसे टिकेंगे उसमें। बिल्कुल सही बात। और उत्पल जी, एक और चीज जो हम लोग चाहता था कि सोने चांदी पर, क्योंकि ये बात कहा जाता है कि कोई सेंट्रल बैंक नहीं बेच रहा, लेकिन रशिया के एक बार फिर बड़ी मात्रा में बेचने की खबर आई है। रशिया को क्यों बाकी सेंट्रल बैंक से अलग समझा जाए? क्या युद्ध के कारण उसको अलग से देखने की जरूरत है, या ये भी कोई चिंता की बात है? देखिए रसिया का इकॉनमी अब उस तरीके से ठीक कर नहीं रहा है। एक्चुअली ये जो यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रहा है, प्लस एक तरीके से सैंक्शन लगा हुआ है, तमाम चीजें, तो रसिया का हालत बहुत खराब है। और रसिया को थोड़ा सा जो बच गया, जो ये ईरान वाली जो लड़ाई हुई, इसके कारण रसिया के तेल को जो खरीदा उसने, तेल जो धड़ाधड़ बेचा उसने, नॉर्थ सी में भी बेचा और बाकी जगह बेचा उसने, कि उड़ल जो है जो 68 पे था वो उछल कर जो है चला गया
वह 120 के आसपास चला गया। तो उस समय जो कमाई हो गई तो रसिया की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है। अदरवाइज रसिया के पास जो है स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो गोल्ड बेच रहा है। और जो है बेचा 124 टन के आसपास उसने पिछले एक साल में बेचा है, और उसमें से 25 टन के आसपास जो है चाइना खरीदा है। लेकिन गोल्ड में जो सबसे बड़ी बात है कि आप चाइना को देखिए, चाइना बहुत जबरदस्त ढंग से खरीदारी कर रहा है। क्योंकि मैं चाइना को पढ़ रहा था इसमें कि वहां जो ईटीएफ है, वो गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, शेयर बाजार से भी ज्यादा। तो जो प्रॉपर्टी मार्केट में पहले होता था, प्रॉपर्टी मार्केट तो वहां थोड़ा सा नीचे जा चुका है, और शेयर बाजार में से ज्यादा पैसा गोल्ड ईटीएफ में रखा गया है। और साथ में वहां जो बैंक जो खरीदारी हो रही है, जो खासकर 38 मैट्रिक टन के आसपास 4 महीने में जो खरीदारी किया है उसने, और साथ में जो चाइना जो है, चाइना का ये समझिए कि चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, और सबसे अच्छा रिफाइन भी कर रहा है, तमाम बातें, और सबसे ज्यादा मंगा भी रहा है। 1200 टन के आसपास मंगाता है वो, हम लोग 800 टन मंगाते हैं, वो 1200 टन मंगाता है। तो वो एक जो है चाइना जिस तरीके से गोल्ड पे ले रहा है, तो गोल्ड वाले जो भी अगर घबरा रहे होंगे, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी पुरजोर खरीदारी हो रही है। और सेंट्रल बैंक जब खरीदारी करता है या कोई भी बड़े लोग खरीदारी करते हैं, तो मार्केट गिरने पे ही खरीदारी करते हैं। तो वो आप उनको देखिए कि वो खरीदारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी बात की, जो इन्वेस्टमेंट के जर्नी में जो हमारे पूर्वज थे वो ज्यादा समझदार थे। जैसे वो उसमें तो शेयर बाजार होता नहीं था, या आपने जो खरीद लिया, क्या कहते हैं, जमीन खरीदा, प्लॉट खरीदा, तो प्लॉट खरीदने के बाद डेली तो पूछते नहीं थे ना प्रॉपर्टी डीलर को कि आज भाव क्या हो गया जी, आज भाव क्या हो गया। या मान लीजिए कि गिर भी गया, अच्छा जो है तो बाजू वाला प्लॉट खरीद लिया या दूसरा प्लॉट खरीद लिया, चलो भाई रेट सस्ता हो गया एक और खरीद लेते हैं, पैसा आया तो 10 साल लेकर चला, उसके बाद बेचा प्लॉट में। गोल्ड सिल्वर में दादा परदादा जो खरीदे वो अभी तक कोई किसी ने नहीं बेचा। हाँ। लेकिन यहाँ आदत हो गई है कि अभी खरीदे, 1 मिनट पहले आपने शेयर बाजार खरीदा, गोल्ड सिल्वर देखा, जाके शाम को रेट देखने लगोगे, फिर दिल की धड़कनें बढ़ाने लगोगे, अरे ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, और उसके बाद जाकर आप डिसीजन लेके निकल जाओगे। भैया पैसा वही लगाओ जो आपके पास अतिरिक्त पड़ा हुआ है, वो पैसा मत लगाओ जिसकी जरूरत है आपको। और पैसे को तभी बेचो उस चीज को जब पैसे की आपको जरूरत है। पैसे की जरूरत नहीं है, मत बेचो। यही एक इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो मूल मंत्र से एक्चुअली जो सबसे जो डैमेज कर रहा है ना, ये जो वर्चुअल हो गया है, वो बहुत जबरदस्त जो है, क्योंकि आपके मोबाइल पे है शेयर बाजार, आपके मोबाइल पे है गोल्ड का प्राइस। तो आप जो देख देख कर फिर आप और आपका धड़कन जो है उसके हिसाब से बढ़ जाता है और गलत डिसीजन ले लेते हो। तो सबसे बड़ा काम जो है इस समय माइंड सेट पे है। तो सबसे सुबह उठकर जो है कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण कीजिए, मन को शांति दीजिए। हालांकि हम खुद नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को बता रहे हैं कि वो कीजिए और अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि मन मजबूत हो जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, अच्छा कमा के जाएंगे। शरद जी, इस बात पर हालांकि हम पहले भी ये चर्चा किए हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर, और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि अपनी डॉलर को की प्रभुता बनाए रखे, और उसी के कारण सोने पर जो आर्टिफिशियल दबाव एक बना हुआ है, बहुत जानकारों का और सबका ये कहना है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो उसका कर्जा बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी का, उसका कभी ना कभी असर एकदम फटने को मिलेगा, और जब वो असर आएगा तो गोल्ड उस चंगुल से निकलकर बाहर भागता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा विक्रांत। आपकी इजाजत से पहले मैं रशिया पर एक दो कमेंट्स मैं भी ऐड करना चाहूंगा। जी। रशिया ने बिल्कुल मुसीबत के समय गोल्ड बेचा है। गोल्ड मुसीबत का साथी है। आप परिवार पे भी कभी मुसीबत पड़ती है तो लोग बेचने जाते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वो एक माँ जी होती थी, वो अपने थैली लेके निकालती थी जब मुसीबत पड़ता था, साहूकार को रोते रोते सर पर पल्लू डाल के, ये मेरी जीवन भर की कमाई है, आप ले लो, जो मिलता है दे दो। तो साहूकार भी चालू होते थे, वो जो होता था उनको दे देते थे। तो यही रशिया की 33 में से 24 रिफाइनरीज हिट कर दी है यूक्रेन ने, यूरोप से ली हुई मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से उनको नुकसान हुआ है। और रशिया की अर्थव्यवस्था पे अब इस 4.25 साल के युद्ध का असर दिखना शुरू हो रहा है। यही नहीं, तुर्की ने भी बेचा है। तुर्की का जो लीरा है उसकी हालत खराब है। अगर आप टर्की के इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखें तो एक केस स्टडी बन जाता है किस प्रकार बिगड़ सकती है अर्थव्यवस्था। तो अपने लीरा को बचाने के लिए उन्होंने भी गोल्ड बेचा है। पर एक अंग्रेजी में शब्द होता है विक्रांत, उसको हम कहते हैं एबरेशन। एबरेशन का मतलब है कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने जहां 200 से ऊपर देश हैं, वहां पर आप एक दो देशों ने अगर सोना बेच भी दिया तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको बेच दिया मुसीबत के समय, किसी और को भी हो सकता। भारत ने भी 1990 में अपना सोना गिरवी रख के आए थे। तो बहुत कोई विशेष चिंता की बात नहीं है रशिया का बेचना। अमेरिका का आपने कहा, अमेरिका बिल्कुल डी डॉलराइजेशन मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। जब भी होगा बहुत बड़ा ट्रिगर होगा।
और आप दोनों पत्रकारिता से आते हैं, वहां पर जो एंकर्स होते हैं उनको मेकअप किया जाता है हाँ। मेकअप रूम में। जब उनको मेकअप किया जाता है तो शाम तक उनको दोबारा मेकअप कराना पड़ता है। पूछिए क्यों? क्योंकि वो टिकता नहीं है। हाँ। तो जब भी किसी अर्थव्यवस्था का मेकअप किया जाता है तो मेकअप ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो आर्टिफिशियल वहां काम हो रहे हैं, चाहे वहां की डाउ को, S&P को, नैस्डैक को ऊपर ले जाने का काम हो रहा है, युद्ध के दौरान नए नए रिकॉर्ड छूते हुए पहली दफे मैंने देखा कि युद्ध चल रहा है और वहां की जो इंडाइसेस हैं वो नए नए रिकॉर्ड छू रही हैं। ये दुनिया से अनूठी बात हो रही थी। तो वहां पर पैसा डाला जा रहा है, डॉलर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं डॉलर को ऊपर रखने के लिए। सोने चांदी के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमेक्स में क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये इस बात को बताता है कि ये जो मेकअप है ना, ये जो आर्टिफिशियल तरीके हैं, ये ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। और अब उनका ध्यान इलेक्शन पर आएगा। नवंबर में मिड टर्म है, महंगाई उनको कम करनी पड़ेगी वरना इलेक्शन हार जाएंगे। बहुत सुसाइडियल होगा अगर उन्होंने महंगाई बढ़ी हुई में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट डाले, तो वो उनका हारना, रिपब्लिकन पार्टी का हारना निश्चित हो जाएगा। तो उनको करेक्टिव स्टेप्स अब लेने पड़ेंगे। बिल्कुल डी डॉलराइजेशन जो है वो अब ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, अब तो ये है कि कब होगा। वो तो अब होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन रफ्तार पकड़ेगा, आपको सोना चांदी अपनी ग्लास सीलिंग जो बनी हुई है अभी एक तरह से, असल में दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि सोने की चांदी की जो प्राइस डिस्कवरी है, हाँ। प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं आपके चैनल पे कई बार, वो प्राइस डिस्कवरी उस देश में होती है। हाँ। और उसी देश में मार्केट्स को पंप हो रहा है, उसी देश में डॉलर है। और बदकिस्मती से कहिए, किस्मत से करिए, वो रेट भी डॉलर में ही निकलता है, प्राइस डिटर्मिनेशन भी वही होती है और करेंसी भी वही उसी में उन्हीं की चलती है। तो इस बार चित भी मेरी है, पट भी मेरी है अभी एक तरह से। तो जब चित या पट में से एक चीज चली जाएगी, हेड्स और टेल, हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज इंग्लिश में बोलते हैं, अभी ऐसा हाल है। तो टोटली उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। इसीलिए जब हम अभी 2 दिन पहले वो खबर आई थी हांगकांग वाली, हाँ। इसीलिए मैं उस खबर को लेके बहुत एक्साइटेड था कि ये डॉलर के चंगुल से, डॉलर की गिरफ्त से, हाँ। सोने को जैसे ही वो निकलेगा डॉलर की गिरफ्त से, तो आपको सोना अपनी एक नेचुरल चाल चलता हुआ दिखेगा। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था जग जाहिर है कैसी है, और मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। और इसलिए कोई विशेष चिंता की, ये जो प्राइस का दबाव बहुत दिन से चल रहा है, इस पे कोई, आई एम नॉट ओवरली वरीड ऑन दिस। हाँ। उत्पल जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें या कुछ सवाल बिल्कुल। आपके जहन में हो? हाँ। एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि जैसा जो शरद जी बताए कि हाँ। जो है, देखिए, गोल्ड जो हो गया है वो टोटल वर्ल्ड के रिजर्व का 27% हो गया है। हाँ। डॉलर 22% हो गया है। हाँ। गैप बढ़ चुका है। डॉलर का जो डोमिनेंस था वो 78% होता था 2000 में। अब घटकर 56 पॉइंट समथिंग है, मतलब 57 रखिए, वहां पे है। और क्या हो गया कि जो गोल्ड खरीदारी हो रही है वो एशिया सबसे ज्यादा खरीदा है। 800 टन हम मंगाते हैं, 1200 टन जो है चाइना मंगाता है, प्लस ETF में अलग से आता है। और टोटल जो है 5000 टन निकलता है गोल्ड। तो आप सोचिए कि 2-3 हजार, 2500 टन तो 2 देश मिलकर मंगा रहा है, बाकी एशियन कंट्री भी खरीद रहा है। तो इन सबको मिला दीजिए तो 3200 के आसपास जो है गोल्ड यहाँ पे खपत है, लेकिन रेट तय हो रहा है वहां पे, अमेरिका में। तो ये जब हांगकांग वाला जो शुरू हो गया है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ये अगले 3 साल के अंदर आप देखने लगेगा कि रेट तय करना जो है वो इधर आ जाएगा। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन गोल्ड में जो एक्चुअल जो दाम कहा जाता है कि वो आएगा। अगर आप सिल्वर को देखिए कि $20 पे जो है 2011 में भी था, 11-12 डॉलर पे, और 2024-25 में भी $20 के आसपास था। इतने दिनों तक रोका रखा गया उसको, आप जो है पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है। तो वो जो सिस्टम है, जो शरद जी कह रहे थे कि जो मेकअप है, वो मेकअप जो है बिल्कुल टूटेगा। और वो धैर्य का बाजार है। और मुझे लग रहा है कि 2030 का जो होगा दशक जो होगा वो मेटल का दशक होगा, गोल्ड का होगा, सिल्वर का होगा, कॉपर का होगा। क्योंकि ये 20s वाला दशक जो है वो AI का था। इसके पहले वाला जो दशक था 10 वाला, वो बिटकॉइन का था। उसके पहले जो है इंटरनेट का दशक था। उसके पहले तेल का दशक था। तो इसी तरीके से हर दशक बदलता रहता है। तो ये जो 2030 का जो दशक होगा वो मेटल का दशक होगा, ऐसा लग रहा है। और इसमें चाइना और भारत का बहुत बड़ा रोल होगा।
बिल्कुल। तो उत्पल जी, इस बातचीत का यहीं पर विराम देते हैं, और ये जो प्रयोग हमने किया है, कोशिश करेंगे कि बीच बीच में दर्शकों के साथ ये किया जाए। और ये जो वीडियो है, ये आप तीनों ही चैनल्स पर, यानी ये उत्पल जी के चैनल इन्वेस्टिंग माइंड पर, शरद जी का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, वहां पर भी आप इसे देख पाएंगे, और स्वतंत्र पर भी इसे आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। उत्पल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।